बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। लगातार बदलाव की बात हो रही है। लगातार बदलते हुए समय के साथ साथ हमारी मौजूदा सरकार क्या कुछ किसानों के लिए कर रही है, क्या कुछ जनता के लिए कर रही है, उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं वो बेहद खास है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं जल शक्ति मंत्री और जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री विश्वेश्वर टुडू जी से। सर, बहुत स्वागत हमारे खास कार्यक्रम में। नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, बात अनुसूचित जनजातियों की करें, क्योंकि बदलते हुए समय के साथ हमने देखा है कि बहुत बेहतर बदलाव हुआ है, और अगर इसी बदलाव के साथ हमें और इन जनजातियों पर ध्यान देना है और इनमें तरक्की लेकर आना है, रफ्तार लेकर आना है, तो पहला सवाल यही करूंगी कि ये मंत्रालय किस तरह से काम कर रहा है। देखिए, स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री हुए करते थे, उसी टाइम जनजाति कि सर्वांगीण विकास कैसे हो, इसलिए वो स्वतंत्र रूप से एक मिनिस्ट्री गठन किया था। वो ट्राइबल अफेयर्स, मतलब जनजातीय मामले जी मंत्रालय। उसी दिन से हर क्षेत्र में, चाहे आर्थिक विकास हो, चाहे क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे गांव में कैसे डेवलपमेंट हो, उसी तरह बच्चे लोग कैसे पढ़ाई करें, जैसे कि उन लोग को प्रोत्साहन देने के लिए प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, स्कॉलरशिप, ऐसे करके आदिवासी लोग कैसे मेन स्ट्रीम पे आए और आगे बढ़े। इसलिए उसी टाइम से ही वो मिनिस्ट्री पूरा काम कर रहा है। और उसी दिन से हम देखें तो गांव-गांव में रोड कम्युनिकेशन से लेकर ड्रिंकिंग वाटर से लेकर हेल्थ सेक्टर, हर क्षेत्रों में ये काम शुरू है, और आज ये पूरा लगातार काम चालू हो रहा है। जी, तो आपने कहा कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं धीरे धीरे बदलाव की ओर आई, और आप उस समय की बात कर रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय का मानना है कि अनुसूचित जनजात देश का सबसे वंचित वर्ग है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? ऐसी क्या वजह रही है कि हम इसको आज भी सबसे वंचित वर्ग में कहीं ना कहीं काउंट करते हैं? नहीं, देखिए, आप उनका जो हैबिटेट्स जब देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पहाड़, जंगल, ऐसे इंटीरियर में उन लोग बसवास करते हैं, क्योंकि उन लोग को प्रकृति बहुत पसंद है। मतलब जनजाति लोग प्रकृति का पूजक है और प्रकृति के साथ वो जुड़े हुए हैं। जैसे वो पेड़ को पूजा करते हैं, पानी को भी पूजा करते हैं, मतलब जल, जंगल, जमीन जैसे है, उसी तरह आदिवासी लोग उसका ऊपर ज़्यादा निर्भर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं, रक्षा भी करते हैं। इसीलिए आप देखिए, जितने भी हैबिटेट्स होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जंगल के पास में होगा, नहीं तो इंटीरियर में होगा। धीरे धीरे आज आ जाते हैं, टाउनशिप में आ जाते हैं, गांव में आ जाते हैं, लेकिन हम देखें तो पहले तो वनवासी लोग वही जगह में, इसीलिए तो वनवासी कहा जाता है। आदिवासी हम कहते हैं, लेकिन उसको वनवासी कहा जाता है। अच्छा, आदिवासी ना कह के उन्हें वनवासी कह सकते हैं, क्योंकि वो जंगलों में रहते हैं। हाँ, वैसे कह सकते हैं, लेकिन देखिए किसी को नहीं, वनवास का मतलब तो जो अपने घर से दूर, तो आदिवासियों को तो घर ही वनवासी मतलब वन में जो वास करते हैं। वन में वास करते हैं। वन में जो वास करते हैं। अच्छा, आप उस वनवासी की बात कर रहे हैं। वनवासी ऐसे कहते हैं। तो इसीलिए वो लोग को ज़्यादा पसंद है कि वो वही प्रकृति के अंदर में वो रहने के लिए वो पसंद करते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे आपका एजुकेशन के लिए हो, नौकरी के लिए हो, बिजनेस के लिए हो, पॉलिटिकल लाइन में हो, कोई भी ये, तो धीरे धीरे वो लोग मतलब शहर की तरफ वो आते हैं और वहाँ भी बसवास करते हैं, और ये अपना अपना काम भी करते हैं। इसीलिए देखा जाए तो शुरू से वही लोग उधर रहते हैं, इसीलिए उन लोग के भी आदिवासी या वनवासी भी कहा जाता है। आपका मंत्रालय इस वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं चला रहा है, इसके बारे में बताइए। जब आर्थिक विकास, जब तक आर्थिक विकास नहीं होगा,
उनका एजुकेशन का माने शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेंगे। आर्थिक विकास के लिए जो ट्राइफेड हमारा है, ट्राइफेड जो काम कर रहा है और आईटीडीए ब्लॉक में, इंटीग्रेटेड ट्राइबल एजेंसी जो कहते हैं, वो आईटीडीए ब्लॉक के अंदर हमारा बंधन विकास केंद्र सब है। बंधन विकास केंद्रों में वहाँ वो लोग जाके जितना भी फॉरेस्ट प्रोडक्ट वो कलेक्शन करते हैं या नहीं तो वो खेतीबाड़ी करते हैं, उसको वो बंधन विकास केंद्रों में सरकार का जो रेट है, एमएसपी जो कहते हैं, वही रेट में उनको वहाँ सेल करके तुरंत वो ऑन द स्पॉट वो कैश उनको मिल जाता है जी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो लोग मार्केट में जाके उसको मान लीजिए कि 10 रुपये का सामान को 5 रुपया पे बेच देते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है, वो सिस्टम धीरे धीरे बदल जा रहा है और उनको अवेयर भी किया जाता है कि देखिए जहाँ जहाँ बंधन विकास केंद्र है आप वहाँ जाइए और आपका प्रोडक्ट को वहाँ बेचिए और अच्छा पैसा कमाइए। और विशेष करके जो पहाड़ के नीचे जो रहते हैं वो पहाड़ में जाके बहुत सारी प्रोडक्ट ऐसे कलेक्शन करते हैं और आज भी उनको लाभ मिलता है। वो हम लोग देखते हैं, बहुत सारी जो रिव्यू होता है तो देखते हैं। ये हो गया आर्थिक विकास के लिए। और खाली इतने ही नहीं, मान लीजिए कि छोटा बड़ा जो एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं उसके लिए भी हमारा फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है, स्टेट लेवल में महिला लोगों को भी दिया जाता है। अच्छा। तो वो लेके छोटा मोटा कुछ काम भी कर सकते हैं, मतलब खुद एक एंटरप्रेन्योर बनेंगे और साथ ही साथ 5-10 लोगों को रोजगार भी वहाँ दे सकते हैं ताकि वो रोजगार खुद करें और 4-5 लोगों को भी रोजगार दे पाएंगे। ये भी एक होता है। और जो लड़का लोग अपना अपना मान लीजिए कि जो टेक्निकल पर्सन है, जो नॉन टेक्निकल है, हमारा बहुत सारी जो स्कीम चलता है, भारत सरकार का जो स्कीम है, मान लीजिए कि मुद्रा लोन में टेक्निकल लोग जाके डीआईसी के साथ योगाযোগ करके वो जो क्राइटेरिया सब है और जो सिस्टम है, वो सिस्टम में जाके वो छोटा मोटा एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। नहीं तो आपका स्फूर्ति एक स्कीम है, वो बड़ा इंडस्ट्री भी वो बना पाएंगे ताकि 300-500 ऐसे 1000-1500 लोग तो भी वहाँ उनको रोजगार मिल सकेगा। तो इसी तरह आर्थिक विकास के लिए भारत सरकार तो ये करते हैं, स्पेशली ट्राइबल बेल्ट में भी ये काम पूरा हो रहा है। और आज देखिए पहले आपका क्लास 10 तक, मैक्सिमम क्लास 10 तक गांव में आपका एजुकेशन का जो था व्यवस्था था, रेसिडेंशियल व्यवस्था था। लेकिन उन लोग को हायर एजुकेशन मान लीजिए कॉलेज स्टैंडर्ड का एवं इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड का वो एजुकेशन नहीं था व्यवस्था उनके लिए। लेकिन जब स्वर्गत अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी टाइम में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल का रचना हुआ और उसी दिन से शुरू हुआ। और 2014 में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए देश का जिम्मेदारी ले, तो अभी हम देखें तो देश भर में 700 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल बनने जा रहा है। और उस दृष्टि से देखें तो उड़ीसा में 87 और मेरा डिस्ट्रिक्ट में तो 19 से 19 पूरा भूमि पूजन हो गया। और कुछ दिन पहले महामहिम राष्ट्रपति को हम लेके उसको उद्घाटन भी करवाया है। और वहाँ हम देखें तो एक विद्यालय में 500 बच्चे पढ़ने के लिए उनको मौका मिलेगा, मतलब 50% बॉयज़ एंड 50% गर्ल्स। और क्लास 6 से 12 क्लास तक सीबीएसई पैटर्न में, मतलब इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड का पढ़ने के लिए उनको मौका मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। मतलब आपका पुस्तक भी मिलेगा, ड्रेस भी मिलेगा, खाना पीना, ये सब पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में। और अच्छा कंप्यूटर लैब भी है और उनका जो स्पोर्ट्स के लिए, गेम के लिए उसमें भी फैसिलिटी है। तो इसी तरह आपका अर्थनैतिक कैसे विकास हो, एजुकेशन में कैसे विकास हो, खेती में भी कैसे विकास हो, ये सब पूरा भारत सरकार स्पेशली ऐसे कर रहा है। और अभी आप देखिए प्रधानमंत्री जन मन में जो अभी शुरू हुआ है, उसमें हेल्थ सेक्टर में कैसे काम हो पाएगा, एग्रीकल्चर में कैसे हो पाएगा, ऐसे पूरा इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर में कैसे
गांव तक पहुंचेगा, और सोलार सिस्टम या जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं है सोलार सिस्टम में कैसे वहाँ पर खेती के लिए बोरवेल बनेगा और वाटर सप्लाई का। इसी तरह इन ऑल रेस्पेक्ट जनजाति लोग कैसे आगे बढ़े उसके लिए भारत सरकार पूरा काम कर रहा है। किसी भी वर्ग में सामाजिक और आर्थिक उत्थान में शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। 2014 के बाद जनजाति समुदाय की शिक्षा पर किस तरह से ध्यान दिया गया है, क्योंकि बात हम जनजातीय समुदाय की कर रहे हैं। आप देखिए, स्पेशली ट्राइबल अफेयर्स जैसे मैंने कहा कि इस दिशा में ही आपको एजुकेशन में भी वही काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। इसके लिए और मान लीजिए कि जहाँ डेंसिटी है जहाँ डेंसिटी नहीं है ऐसा नहीं है, वो इस तरह से काम कर रहा है। लेकिन आप नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जो वहाँ तो ट्राइबल ही ट्राइबल है, एक स्टेट हम देखें तो पूरा ट्राइबल है। उसके लिए स्वतंत्र रूप से मैंने मतलब उनका बजटरी जो प्रोविजन रखा गया है, क्योंकि वहाँ बहुत सारी काम कठिनाई होता है, इसलिए उसको मान लीजिए कि एकलव्य मॉडल स्कूल एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। मान लीजिए कि यहाँ 30 करोड़ का बजट होता है, वहाँ हो सकता है और 5 करोड़ भी वहाँ बजट हम बढ़ाते हैं, क्योंकि वहाँ कठिनाई होता है। वो तो हिली एरिया है ना, तो वही जगह में क्या होता है काम करने के लिए भी बहुत कठिनाई होता है। मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ ड्रिंकिंग वाटर का। ड्रिंकिंग वाटर में जो पाइपलाइन बिछाते हैं वहाँ ट्रक नहीं जाएगा, तो मैनुअली उसको आप लिफ्ट करके ले जाएंगे। मटेरियल आपको लेना पड़ेगा, ऐसे लिफ्ट करके लेना पड़ेगा। वहाँ व्हीकल का कोई व्यवस्था मैंने वहाँ जा नहीं पाएगा, इसलिए उसके लिए स्पेशली बजटरी प्रोविजन दिया गया और ड्यूरेशन भी दिया गया। मान लीजिए कि 1 साल में जो काम वो हो पाएगा वहाँ सकता है और 6 महीना भी ज़्यादा लगेगा। इसी तरह बहुत सारी उसको मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा केयर लिया जाता है और उसके लिए भी थोड़ा जो क्राइटेरिया भी बदलता है। और नहीं तो बाकी सब जितने जैसे जैसे काम हो रहा है उसी तरह काम हो रहा है, लेकिन उसके लिए खाली एक्स्ट्रा वही जैसे मैंने कहा कि बजटरी प्रोविज़न या उसको देखने के लिए हर डिपार्टमेंट का मंत्री लोग जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं, उसको रिव्यू भी किया जाता है। ऐसे हम लोग भी जाते हैं, हर महीना ऐसे मैंडेटरी भी है जाने के लिए। तो इस दृष्टि से ये सब काम हो रहा है। चलिए, तो अब एक और सवाल आपसे कर लेते हैं कि जनजातीय समुदाय काफ़ी हद तक वनों से प्राप्त उत्पादों पर जीवन यापन करता रहा है, आज भी कर रहा है। पिछले 9 सालों के दौरान बेहतर भाव दिलाने के लिए इस दिशा में किस तरह से कोशिश हुई है? देखिए, जैसे मैंने कहा ट्राइफेड के अंतर्गत वो काम हो रहा है और बहुत सारी ऐसे जगह जगह में उनका ट्रेनिंग कैंप लगता है। ट्रेनिंग में उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और ऐसे यूनिट भी मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं तो ऐसा जो प्रोडक्ट यूनिट कुछ भी वो बना सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारी यूनिट वहाँ बनता है ताकि जितना प्रोडक्ट हो सेल भी करते हैं और वही जगह पर मान लीजिए कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट एक एग्जांपल हम देते हैं जी, आम का, नहीं तो नींबू का। ठीक है। ऐसे वो प्रोडक्ट जो करते हैं, खेती करते हैं और उसको ला के वो प्रोडक्ट जो यूनिट है वहाँ उसको प्रोसेसिंग करके कोई आम का जूस बनाते हैं, अचार बनाते हैं नींबू का, ऐसे ऐसे करके उसको करते हैं। और बाकी यानी कच्चा मार्केट में अब कम जा कच्चा रहा है। मार्केट में भी करते हैं। और बाकी जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट भी वो उनके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि बाहर से लोग आते हैं पर वो उनको ट्रेनिंग देते हैं। आपका बम्बू में हो, कोई ग्रास में हो, वो करके उसको बहुत माने इतना प्रोडक्ट वो करते हैं और जगह जगह तो शायद विदेश में भी चला जाता है, क्योंकि यहाँ का जो मैन्युफैक्चरिंग जो ये वो फॉरेन में भी उनको जो देखते हैं ये बहुत अच्छा लगता है और उसको भी हम मतलब भेजते हैं। इसी तरह ये जितने भी अपने मतलब हैंडीक्राफ्ट हो, अन्य जो प्रोडक्ट हो, उसको ही मार्केटिंग करने के लिए इनको मौका मिलता है। यानी कि जो वनों से प्राप्त होती है सामग्री, आपका कहने का मतलब हो गया कि अब वो सीधा कच्चा ना मार्केट में जाकर, क्योंकि हमें उनकी इनकम की आय को भी दोगुना करना है। बिल्कुल बिल्कुल डबल इनकम की हम अगर बात करें तो सीधा सीधा ये हो जाता है कि हमें प्रोसेसिंग यूनिट से उनको जोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल। और वो कहीं ना कहीं आप वहाँ पे स्टेब्लिश कर रहे हैं। बहुत जगह में ऐसे चल रहा है, बहुत जगह में चल रहा है। अभी ये तो एक्चुअली देखिए जैसे आपने कहा
कि 2014 से पहले तो ये नहीं था, ये सब व्यवस्था नहीं नहीं थी। ये आप बताएंगे था या नहीं, पहले नहीं था नहीं, 2014 था, से बहुत पहले? कम था, बहुत अच्छा। कम था, लेकिन आज धीरे 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 बहुत जगह में ऐसे हो रहा है। इसलिए ये उनको देखिए, पहले तो ये लोग अवेयर भी नहीं था, ये लोग अवेयर भी नहीं थे, जागरूक नहीं थे। जागरूक नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे उन लोग को जागरूक किया जाता है ताकि वो लोग आते हैं, धीरे धीरे जुड़ते हैं, जो बंधन विकास के साथ जुड़ते हैं। और उन लोग जो महिला लोग को हम लोग वहाँ रखे हुए हैं, एक एक बंधन विकास केंद्र में 300 महिला को काम पे लगे हुए हैं, वो लोग अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, और ताकि धीरे धीरे वनवासी लोग इधर आते हैं और जुड़ जाते हैं। जी, हस्तशिल्प जनजातीय समुदाय की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में शामिल है। इसके प्रोत्साहन में सरकार किस तरह से काम कर रही है? नहीं देखिए, अभी पहले तो जो हो रहा था ये दूसरा बात है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जो विश्वकर्मा योजना आ गया, वो भी उसको शामिल करते हुए उनको कुछ राशि मिलेगा, और जो जो चाहते हैं कर पाएंगे वो उसको इतने ही उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा, और ताकि ये छोटा मोटा ऐसे एंटरप्रेन्योर बन के ये इसको फिर बेचेगा और उसको अच्छा लाभ मिले। जी, अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग भी गठित किया गया है। ये आयोग क्यों बनाया गया या क्यों जरूरत पड़ी, ये सवाल भी है। ये देखिए, आपका आयोग की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि बहुत सारी काम, मान लीजिए कि सरकार का जो प्रोसीजर होता है, जी जी। सरकार का जो सिस्टम होता है, वो एक्चुअली बहुत कभी कभी लिंगरिंग भी हो जाता है। कोई भी एक जस्टिस उनको मिलने के लिए थोड़ा लिंगरिंग होता है, प्रोसेस होता है, चिट्ठी जाएगा, चिट्ठी आएगा, ऐसे ऐसे रिपोर्ट आएगा, ऐसे बहुत सारे होता है। तो इसमें बदलाव करना पड़ेगा ना? नहीं देखिए, वो एक प्रक्रिया है जी, वो एक प्रक्रिया है, वो उसका गाइडलाइन है, वो सिस्टम उसमें जाएगा। लेकिन जो आयोग होता है वो ऑन दी स्पॉट बहुत सारी चीज़ों को वो वहीं ही करने के, मतलब उसको डिसाइड करने का मतलब ये कोड जैसा है। अच्छा। एक कोड जैसा है, आयोग एक कोड जैसा है, वही ऑन दी स्पॉट वो उसको किसी को समन कर सकता है, किसी को बुला के उसको फैसला कर सकता है। इसीलिए एक्चुअली आयोग का ये होता है। नहीं तो क्या होता कि हम लोग क्या करेंगे, भारत सरकार लिखेगा राज्य सरकार को, फिर राज्य सरकार को नीचे लिखेगा, ऐसे करके ये करते करते एक्चुअली बहुत टाइम लग जाता है, और हो सकता है वहाँ वो लोग जस्टिस उनको मिले या ना मिले, ये भी कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, बहुत जल्दी से काम हो जाता है। ऑन दी स्पॉट जाके मान लीजिए कि कोई प्रॉब्लम हुआ है, विस्थापन का प्रॉब्लम हुआ है, वो आयोग जाके वहाँ जाके पूरा सभा करके, मीटिंग करके वही एक फैसला सुना सकते हैं। लेकिन सरकारी व्यवस्था में ये क्या बहुत सारी लंबा प्रोसेस है, इसलिए यानी जहाँ वहाँ समय लग जाता है, इस आयोग के तहत समय बच जाता है और जल्दी न्याय मिल जाता है। न्याय भी मिल जाता है। तो ये समाधान के लिए बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर। अभी देखिए, बहुत सारी मान लीजिए कि ट्राइबल लोगों को जो परेशानी था बहुत सारी जगह में, आयोग जाके उसको पूरा फैसला कर देता है और उसको न्याय भी मिल जाता है। तो यहाँ पर आयोग की आप बात कर रहे हैं, और देखिए क्योंकि बात हम अनुसूचित जनजातियों की कर रहे हैं, क्योंकि भारत में आप कहीं ना कहीं उनके बारे में ज़रूर जानते होंगे कि हमें बहुत समय लग गया है और अभी भी बहुत समय हमें देने की ज़रूरत है, बहुत काम करने की ज़रूरत है। पूर्वोत्तर राज्यों में काफ़ी संख्या में जनजातीय समुदाय हैं। आपका मंत्रालय इस राज्यों के लिए किस तरह से कार्यनीति अपना रहा है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, स्वास्थ्य सेवाओं में, हाँ, मैं पहले आपको बता दूं, कोरोना के टाइम में गांव-गांव में जाके हमारा वनवासी लोग, मान लीजिए कि सोशल वर्कर हो, पॉलिटिकल लोग हो या सरकारी लोग हो, जाके उनको पहले अवेयर किया गया। क्योंकि आदिवासी लोग या वनवासी लोग आज भी उनका इतना कॉन्फिडेंट है कि हम प्रकृति के साथ है, हमको कोई बीमार नहीं होगा, बीमार होने से भी वो टल जाएगा, ऐसे उनका कॉन्फिडेंट है। फिर भी हम लोग ने पूरा अवेयर किया, गांव-गांव जाके अवेयर किया, और वो जो टीका लगवाया, बाकी सब यूज किया, मास्क यूज किया, आपका सैनिटाइजेशन यूज किया, ऐसे किया। तो इसी तरह सरकार ने भी अभी मान लीजिए कि ट्राइबल बेल्ट में ज़्यादा से ज़्यादा उस सिकिल सेल का वो दिखाया जाता है, और उस दृष्टि से प्रधानमंत्री ने आपका मध्य प्रदेश से, शहडोल से उसको शुरुआत किए थे, और उसी दिन से ट्राइबल बेल्ट में वो कार्यक्रम चालू हो रहा है। और बाकी जैसे हेल्थ सेक्टर में जो डिपार्टमेंट है नीचे तक जो है, वो उनको भी कहा गया कि ट्राइबल बेल्ट में जाके पहले तो उनको अवेयर करो
क्योंकि आदिवासी लोग जैसे मैंने कहा को अपना ऊपर उनका कॉन्फिडेंट है, इसीलिए वो ज़्यादा मेडिकल की तरफ नहीं जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनको पता चल गया कि नहीं, मेडिकल जाने से ही या डॉक्टर के साथ मतलब संपर्क करने से ही हमारा कभी कभी कुछ बीमारी जो आता है वो फिर दूर हो जाएगा। अच्छा, उनके अंदर एक ये मिथ था, ये एक धारणा थी कि हम कभी बीमार नहीं होते, ऐसा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो लोग देखिए जैसे मैंने कहा वो धूप में भी काम करते हैं, उनका बॉडी का जो रेजिस्टेंस पावर होता है वो हमसे इसीलिए, हाँ इसीलिए, और ये छोटा मोटा वो जो बीमार हो जाता है वो ऐसे ही चला जाता था। लेकिन धीरे धीरे आज क्या होता है कि जो परिवेश भी ऐसे हो गया है, जैसे एनवायरनमेंट ऐसे, इसीलिए उन लोग को भी अवेयर किया और बाकी धीरे धीरे वो लोग भी मेडिकल की तरफ आने लगे और मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ उन लोग का एक संपर्क हो गया और धीरे धीरे वो लोग आते हैं और उनका मतलब इन जनरल जैसे ट्रीटमेंट हो रहा है ऐसे भी उन लोग को ट्रीटमेंट किया जाता है। और डायरेक्शन भी है नीचे, जो स्वास्थ्यकर्मी होगा, एएनएम होगा, ये लोग भी गांव जाते हैं। कोई भी मान लीजिए कि एक गर्भवती महिला के लिए क्या व्यवस्था है उसको भी समझा जाता है ताकि वो व्यवस्था उनके पास पहुंचा जाता है, फिर वो हॉस्पिटल आते हैं। ऐसे बहुत सारी धीरे धीरे पहले तो अभी जागरूक हो गए हैं जी, और जी। सबसे बड़ा चीज़ है अभी मधुमक्खी लोग चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो अभी जागरूक होगी और धीरे धीरे वो आते हैं और सरकार का जो व्यवस्था वो व्यवस्था में वो जुड़ गए हैं। जी, यानी कहीं ना कहीं जागरूकता का जो काम है वो बहुत तेजी से किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यवस्थाएं आप चाहे कितनी भी बना दें, योजना चाहे आप कितनी भी लेकर आ जाइए, लेकिन जब तक वो जागरूक नहीं है हाँ। तब तक वो खुद वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। पाएगा। तो शानदार आपका काम। लेकिन हम बार बार जनजातियों पर बात कर रहे हैं क्योंकि आप तो जल शक्ति राज्य मंत्री भी हैं। क्या पानी की समस्याओं का समाधान हो पाया है? जहाँ जहाँ पानी नहीं है वहाँ पहुँचा पाए हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए उस दृष्टि से हम लोग पूरा काम कर रहे हैं। मैं तो अरुणाचल प्रदेश जैसा पूरा पहाड़ी इलाका में भी जाके देख के आया हूँ। देखो पानी का कमी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे वो जो क्राइसिस था वो क्राइसिस को हमारा जो बहुत सारे स्कीम है, मान लीजिए जल शक्ति अभियान है, कैच दी रेन, ये ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम चल रहा है। उस दृष्टि से पानी को प्रधानमंत्री का जैसे आग्रह कि पानी को कैसे आप स्टोर करें। जैसे अभी आज़ादी की 75 साल पूरी होने के ये से हम लोग जो अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो अमृत सरोवर करके एक डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 75 मिनिमम 75 या आप ज़्यादा भी 100-200 कितना भी कर सके, मतलब जितना भी वाटर बॉडीज है उसको आप रिनोवेट करेंगे, नहीं तो नया ये करके जो रेन वाटर आप सीधे समुद्र चला जाता है, नदी से बह के चले जाते हैं। लेकिन उनको जो हम स्टोर करेंगे और जितना भी ग्राउंड को रिचार्ज करके रखेंगे ताकि ये जो लेवल है वाटर लेवल नीचे नहीं जाएगा और पानी का जो समस्या जो कहते हैं वो धीरे धीरे घट जाएगा। इसलिए इस दृष्टि से जल शक्ति डिपार्टमेंट बहुत सारे उनका जो ग्राउंड वाटर बोर्ड वो मैपिंग करते हैं, कहाँ क्राइसिस है, वहाँ कैसे उसका रिचार्ज हो, ये सब बहुत सारे प्रोग्राम चल रहा है। और इस दृष्टि से आज देखें तो जितने भी वो क्राइसिस था और मतलब वाटर लेवल जितना नीचे था वो धीरे धीरे उठता है। और 2024 तक प्रधानमंत्री जो संकल्प लिए हैं कि घर घर तक जल जीवन मिशन अंतर्गत हर घर जल, मतलब सबका घर में पूरा पानी पहुंचेगा। और इस दृष्टि से आप नेशनल लेवल में आज 70-80% तक काम हो गया है और 2024 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं। यानी हर घर जल नल की बात जो कर रहे हैं 2024 खत्म होते होते आप सबकी टूटी में पानी चलवा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा आपका वादा है। आपके मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम भी काम कर रहा है, इसके बारे में जरा बताइए, ये क्या है? नहीं, पहले जैसे हमने कहा कि आर्थिक विकास के लिए वो जो निगम स्टेट वाइज वो उसको जो दोज आर इंटरेस्टेड वो अप्लाई करते हैं, उनका कुछ क्राइटेरिया रहता है, उसको फॉलो करके वो लोग सपोर्ट करते हैं। और सपोर्ट करने के बाद जैसे मान लीजिए कि DIC थ्रो में हो और कैसे भी उनका थ्रो में वो काम को करते हैं। बहुत सारी हम लोग का स्कीम है, वो स्कीम में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो काम भी करते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आपके मंत्रालय ने कई कार्यक्रम किए हैं, कई कार्यक्रम आयोजन भी हुए हैं। इस तरह के कार्यक्रम में जनजातीय समुदाय के उत्थान में क्या क्या योगदान रहा है या उनके लिए क्या योगदान दे रहे हैं?
नहीं, जैसे मैंने कहा आपको, इन ऑल रेस्पेक्ट आपका सामाजिक, सांस्कृतिक, अर्थनैतिक, शिक्षा, इसके वो सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, ड्रिंकिंग वाटर में, वो भी जैसे ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी स्पेशल अटेंशन दिया गया कि जहाँ जहाँ ट्राइबल हैबिटेंट्स है वहाँ कैसे भी हो, चाहे सोलर सिस्टम में भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए कि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कमी है, सोलर सिस्टम में भी हम कर सकते हैं, लेकिन कैसे भी हो वहाँ पहुँचना पड़ेगा, चाहे बोरवेल करके हो, चाहे आपका पहाड़ में जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग के माध्यम से हो, ऐसे कैसे भी वहाँ पहुँचना है, उस दृष्टि से वहाँ सर्वे होता है और उसका मैपिंग भी होता है, कितना नीचे पानी है, ऐसे करके ये सब इन ऑल रेस्पेक्ट ये काम हो रहा है। क्या बात है। विकसित भारत अगर देखना है तो हमें छोटे से लेके बड़े वर्ग तक को एक पैरामीटर में मापना पड़ेगा, और उसके लिए अभी से आपने तैयारियां शुरू कर दी है। और ऐसे में जब बात कर रहे हैं कि आगे आप क्या क्या झोली में डालने वाले हैं, आगे और क्या क्या योजनाएं देने वाले हैं, आगे हमारे खाते में क्या क्या हो सकता है, क्योंकि बात जनजातियों की कर रहे हैं, बात जल की कर रहे हैं, तो तमाम चीज़ों को लेकर यह है कि पैरामीटर तैयार है, उस पर काम शुरू हो चुका है, कई घरों की नहीं कई हज़ार घरों तक तो पहुंच चुका है, कुछ चीज़ें बची हैं, उस तक काम करने की अभी ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए और ख़ास मुलाकात में तमाम सवाल देने के लिए, क्योंकि आज जनजातीय समाज जब आपको सुनेगा तो उन्हें मुस्कुराते हुए लगेगा कि देखिए आज हमारा खुद मंत्री हमारे बीच से उठकर गया है, तो हमारे दर्द को समझ रहा है, हमारी समस्याओं को समझ रहा है और उसका समाधान भी होगा। मुझे दीजिए इजाज़त, एक और मंत्रालय से जुड़ेंगे, तमाम योजनाओं पर बात करेंगे और देखते हैं कितना काम हो रहा है, क्योंकि लगातार मौजूदा सरकार से कई सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब आप तक पहुंच रहे हैं।